हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो मुगलों के बारे में है। मुगलों के बारे में चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यूपी में इतिहास से मुगलों को साफ कर दिया गया है। इस बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सुन भी रहे होंगे और इसकी चर्चा भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही होगी। इसके अलावा और भी बहुत से चैप्टर्स को हटाया गया है, जो कि है इस्लाम का उदय। इस चैप्टर को भी हटाया गया है। Changes in the curriculum for CBSE textbooks. In fact, lessons on Mughals will be out of NCERT textbooks. NCERT is also revising the curriculum for class 10, 12. तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का कब उदय हुआ और किस तरह से मुगलों ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत की है और कितने सालों तक हुकूमत की है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बात आती है मुस्लिम हुकूमत की तो सबसे पहले हुकूमत जिसने की थी उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यह माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 92 हिजरी में लगभग 711 ईस्वी के करीब सिंध में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी बताया जाता है। लोगों का मानना है या इतिहासकारों का कहना यह है कि उस टाइम पर सिंध का एक राजा था जिसका नाम ताहिर था। ताहिर ने कुछ मुस्लिम काफिले पर हमला किया था और लूटमार मचाई थी, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था और वहां पर अपनी हुकूमत कायम की थी। ये भी माना जाता है कि ये पहली हुकूमत ज़रूर थी, लेकिन जो अरबी मुस्लिम्स थे उनका हिंदुस्तान के साथ व्यापार चलता था, जिसकी वजह से व्यापार की वजह से अरबी मुस्लिम हिंदुस्तान आया जाया करते थे। तो इससे पहले ही हिंदुस्तान में मुसलमानों का आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए तो सबसे पहले हुकूमत जो कायम हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम की थी, जो कि 92 हिजरी और 1711 ईस्वी के करीब थी। उसके बाद जो दूसरी हुकूमत कायम हुई थी वो शहाबुद्दीन की हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इससे पहले महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार हिंदुस्तान पर हमला किया था और हर बार यहाँ से वो लूटपाट करके चला जाता था। 1191 ईस्वी के करीब जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा में जिनकी गिनती होती थी वो पृथ्वीराज चौहान थे। हालांकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग छोटे छोटे राजा भी वहाँ मौजूद थे। सिर्फ पृथ्वीराज ही पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि हिंदुस्तान पर अगर हुकूमत करने की बात की जाए तो दो ही ऐसे राजा हुए थे या शहंशाह कहा जा सकता है जिन्होंने हुकूमत की थी। एक थे अकबर, जलालुद्दीन अकबर जिनका नाम था। दूसरे थे औरंगजेब आलमगीर। ये दो ऐसे शहंशाह थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। 1190 में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी की लड़ाई होती है, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह से हार जाते हैं और वो जख्मी भी होते हैं और उनका एक सिपाही जो तुर्क सिपाही था वो किसी तरह से उस लड़ाई से उनको बचा कर ले जाता है। हालांकि शहाबुद्दीन उसके बाद लगभग 1 साल तक चैन से नहीं बैठते हैं और वो पूरी तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद दोबारा उसी मैदान में पहुंचते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ हमले के लिए या युद्ध के लिए। लेकिन उस वक्त पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि पहली लड़ाई को ऑलरेडी जीत चुके थे। तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि इस बार भी वो जीत जाएंगे। और जब पृथ्वीराज चौहान का और शहाबुद्दीन गौरी का आमना सामना हुआ तो वहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी से पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि तुम वापस चले जाओ वरना तुम्हारा वही हश्र होगा जो इससे पहले हुआ था। हालांकि इस बार शहाबुद्दीन गौरी काफ़ी सोच और विचार करके काफ़ी प्लानिंग के साथ आए थे। पृथ्वीराज चौहान की ये बात सुनकर वो वापस हुए, लेकिन वापस सिर्फ उतनी ही दूर तक हुए जहाँ तक पृथ्वीराज चौहान की नज़र नहीं जाती है या जहाँ तक पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी की फौज न दिखाई दे। और वहाँ पर जाकर शहाबुद्दीन गौरी ठहर जाते हैं और सुबह के वक्त जब सभी लोग पृथ्वीराज चौहान के जितने भी सिपाही थे या जो भी लोग थे, बिल्कुल सुबह के वक्त जब सब अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे, उसी वक्त शहाबुद्दीन गौरी हमला करता है और उस हमले में पृथ्वीराज चौहान को शहीद कर दिया जाता है। और जिसके बाद जो शहाबुद्दीन की हुकूमत है वो पूरी वहाँ पर उस प्रांत में हो जाती है। हालांकि शहाबुद्दीन गौरी ने वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं की। उन्होंने अपने ग़ुलाम को
जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, बहुत मशहूर इंसान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और भी एक दो गुलाम थे, जिसमें अल्तमश एक गुलाम थे, जिनको अलग अलग जगहों की सबको वहाँ उनकी गद्दी दे दी गई थी। तो शहाबुद्दीन जैसे अल्तमश को दिल्ली की गद्दी दे दी गई थी और बाकी कुतुबुद्दीन को भी अलग अलग प्रांतों की गद्दी शहाबुद्दीन गौरी ने दी थी। और वो वापस जा रहे, तो वापस जाने में रास्ते में कुछ बागियों ने उनके ऊपर हमला किया था, जिसके बाद शहाबुद्दीन गौरी की वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि गुलाम वंश का जो शासन है वो हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल तक ही अपनी हुकूमत कायम रख सके। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक किस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर है और आप लोगों ने सुना भी होगा। उन्होंने कहा था कि मेरे जनाजे की नमाज सिर्फ वही इंसान पढ़ाएगा जिसकी न कभी तहज्जुद की नमाज छूटी हो और जिसने न कभी असर की सुन्नतें छोड़ी हों। तो ऐसे में अब आप सोचिए कि ऐसे में एक शख्स, हालांकि वहाँ पर कोई नहीं आता है, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, क्योंकि असर की सुन्नत गैर मौक़दा होती हैं तो लोग अक्सर छोड़ देते हैं। लेकिन उसी के बीच में जो जनाजे में जो इतने लोग शरीक होने आए थे, उसी के बीच में एक रोता हुआ इंसान आता है और वो ये कहता है कि आज हमारे मुर्शिद ने हमारा रासवास खोल दिया। और वो थे अल्तमश, जिन्होंने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, क्योंकि उनकी न कभी तहज्जुद छूटी थी और न ही कभी असर की सुन्नतें क़ज़ा हुई थी। उसके बाद ग़यासुद्दीन बाबर ने लगभग 20 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ग़यासुद्दीन बाबर का एक बहुत ज़्यादा मशहूर किस्सा है जो आप लोगों को सुनना चाहिए, काफ़ी दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि जब सुल्तान अल्तमश उनको 20 गुलामों की ज़रूरत थी तो उनके पास गुलाम भेजे गए और उन्होंने ख़रीदा। इन सुल्तान अल्तमश ने जो 20 गुलाम भेजे गए थे उसमें से 20 गुलामों को ना लेकर बल्कि 19 गुलामों को ही ख़रीदा। अब एक गुलाम जिसकी हाइट छोटी थी, वो देखने में बहुत अच्छा नहीं था, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो उसी जिस गुलाम को छोड़ा गया था उस गुलाम ने सुल्तान अल्तमश से पूछा कि आपने इन 19 गुलामों को किसके लिए ख़रीदा है। तो अल्तमश ने कहा कि ये हमने अपने लिए ख़रीदा है। तो वो एक गुलाम जो आखिरी गुलाम 20वां बचा हुआ था उसको नहीं ख़रीदा गया था, तो उसने कहा आपने 19 गुलाम जो हैं वो अपने लिए ख़रीदे हैं, एक अल्लाह के लिए ख़रीद लीजिए। और बाद में यही ग़यासुद्दीन बाबर बने और जिन्होंने लगभग 20 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। ग़यासुद्दीन बाबर का एक और बहुत ज़्यादा मशहूर किस्सा बताया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि जिस वक़्त ग़यासुद्दीन बाबर 20 साल की हुकूमत कर रहे थे तो उस टाइम पर मंगोल्स पूरी दुनिया में अपना आतंक मचाए हुए थे और पूरी दुनिया में वो लूट पाट मचा रहे थे। और मंगोल्स के बारे में कोई नहीं जानता है, जो कि चंगेज़ खान जिसके हुक्मरान थे, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। मंगोल्स पूरी दुनिया में अपना ये कहा जा सकता है कि इतनी लूटपाट मचा रहे थे कि पूरा आतंक मचा रखा था। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ग़यासुद्दीन ने कभी भी मंगोल्स को जीतने नहीं दिया। जितनी बार भी मंगोल्स ने यहाँ पर हमला किया है उनको उल्टे पैर भागना पड़ा है और यहाँ से वो कुछ भी लूट कर नहीं ले जा सके। हालांकि इसमें जब आखिर लड़ाई हो रही थी तो उसी आखिरी लड़ाई में उनके बेटे की भी मौत हो जाती है और बेटा शहीद हो जाता है। तो इस गम में ग़यासुद्दीन बाबर 7वें दिन उनकी भी मौत हो जाती है, उनके बेटे के गम। इस्लाम वंश की हुकूमत ख़त्म होने के बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चचा थे, उनकी हुकूमत थी। ये माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी को उनके ग़ुलामों ने, और अलाउद्दीन का नाम भी इसमें शामिल किया जाता है कि अलाउद्दीन ने भी उनको मारा है और उनके मारने में उनका हाथ है। हालांकि ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी नेक इंसान था, लेकिन फिर भी ये इतिहास में ये सारी जानकारियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने लगभग 20 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। उसके बाद तुगलक वंश आया। 1398 के करीब तैमूर आया और तैमूर ने यहाँ पर काफ़ी लूटपाट मचाई। तैमूर के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो जहाँ पर भी जाता था तो वो 3 तरह के झंडे दिखाता था। उसके कहना ये था कि जो पहला झंडा होता था वो सफ़ेद झंडा होता था और वो ये कहता था कि सफ़ेद झंडे का मतलब ये है कि हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ लूटपाट करेंगे और लूटपाट करने के बाद हम चले जाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर पहले दिन कोई
रिप्लाई नहीं मिलता था तो दूसरे दिन सुर्ख रंग का या लाल रंग का झंडा वो लहराता था। तो उस लाल रंग के झंडे में का मतलब ये होता था कि हम सिर्फ सिपाहियों को मारेंगे और लूटपाट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। जब दूसरे दिन भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता था तो तीसरे दिन फिर वो काला झंडा फहराता था। काले झंडे का मतलब होता था कि अब हम सिपाहियों को भी मारेंगे, बच्चों की भी मारेंगे, औरतों को भी मारेंगे, सभी को मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, छोड़ेंगे और सब कुछ लूटपाट करके चले जाएंगे। तो इस तरह से वो यहाँ पर आया तैमूर और पूरे हिंदुस्तान पर उसने काफ़ी लूटपाट की और बहुत ज़्यादा आतंक मचाया। यहाँ तक कि उसने बच्चे, औरतों को, आदमियों को, सिपाहियों को जिंदा तेल में, कढ़ाई में डलवा देता था, आग में जलवा देता था। जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों से वो गुजरता था वहाँ पर आग लगा देता था और सब कुछ बर्बाद कर देता था। हालांकि यहाँ पर एक बात और ये इतिहास से मालूम होती है कि जो तैमूर था उसको कभी भी इरादा नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करे। ये कहा जाता है कि वो चीन पर हमला करने के मकसद से आया था। तैमूर को पैसों की ज़रूरत थी और पैसे उनके सिपाहियों ने बताया कि हिंदुस्तान में पैसा बहुत है, जिसके बाद वो यहाँ पर लूटपाट किया और यहाँ से लूटपाट करके चला गया। हालांकि वो जाते जाते जो वहाँ की हुकूमत है हिंदुस्तान की सादात खानदान में दे देता है, लेकिन सादात खानदान उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं। जिसके बाद जो हुकूमत आती है वो लोधी वंशी आती है। सादात खानदान के बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है और लोधी वंश में जो सबसे पहला शासक था वो बहलोल लोधी था। और उसके बाद इसी तरह से कुछ सालों तक बहलोल लोधी ने भी हुकूमत की। उसके बाद जो लोधी वंश का आखिरी वंश था, ये कहा जा सकता है कि इब्राहिम लोधी था। लेकिन इब्राहिम लोधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लालची था, पैसे जमा करके रखता था, सनकी टाइप था, ज़रा ज़रा सी बातों में कत्ल कर देता था। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए उसके एक गवर्नर ने ही बाबर से बात की और बाबर को यहाँ पर दावत दी कि यहाँ पर आकर हमला करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। जब इब्राहिम लोधी के गवर्नर ने ही बाबर का साथ दिया तो बाबर यहाँ पर आए और उन्होंने हमला किया। जिस वक्त इब्राहिम लोधी पर बाबर हमला करने जा रहे थे तो बाबर के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी और उधर इब्राहिम लोधी के पास करीब 1 लाख की फौज थी। लेकिन जो बाबर थे उन्होंने इस तरह से अपनी आर्मी को, अपनी फौज को तैयार किया था कि वो 12,000 1 लाख पर भारी पड़े और इब्राहिम लोधी का उन्होंने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद इस तरह से दिल्ली पर मुगल वंश की शुरुआत हुई, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक चली। लगभग 300 साल के करीब उन लोगों ने हुकूमत की है, जिसमें बहुत से राजा आए, जिसमें सबसे बड़ी हुकूमत जो थी वो अकबर, जलालुद्दीन अकबर की रही। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर की रही, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर अपना हुकूमत की थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके हुकूमत यहाँ पर कमज़ोर होने लगी और 1857 के बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत हुई, जो कि 1947 तक यहाँ पर चली। तो ये थोड़ा सा इतिहास था कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे और किस तरह से मुगलों की हुकूमत यहाँ पर रही और मुगलों ने किस तरह से यहाँ 3 साल तक हुकूमत की है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।